नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात रंजन और मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेके आ गया हूँ बीपीएससी 68th हिस्ट्री का पेपर एनालिसिस, जो कि आप मेरे साथ मिलकर के तैयार करेंगे। और ये हमारा एपिसोड 3 है, जो कि हमारा टारगेट है बीपीएससी 70 के लिए, जो हम लोग इस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं अभी पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और स्वागत है आपका इंटेलेक्चुअल क्वालिटी एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए हम और आप मिल करके शुरू करें, लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले एक कोट के साथ हम लोग शुरू करेंगे। और हमारा आज का कोट है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कर दिखाना है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग दी साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, in addition to making salt, the people choose to oppose the government by opposing which tax? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? ठीक है, ये साल्ट सत्याग्रह की बात हो रहा है यहाँ पर। तो कौन सा अपोज किया था, कौन सा टैक्स? क्या ये मलवा था, क्या ये हाथी था, क्या ये विकास था? उपयुक्त में से एक से अधिक और नॉन ऑफ दीज। मलबा, हाथी, डेवलपमेंट और ये आपका ऑप्शन। तो नमक सत्याग्रह के दौरान इसमें से कोई तरह का टैक्स का अपोज नहीं किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। क्योंकि ये साल्ट सत्याग्रह जो था, साल्ट सत्याग्रह, ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका असर क्या हुआ था? बिहार में भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट है। तो यहाँ पर समुद्र के किनारे तो नमक भी बनाया नहीं जा सकता था। तो इस समय बिहार में क्या किया गया था? चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स को अपोज किया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? चौकीदारी टैक्स का ही अपोज किया गया था। ठीक है, और अगर हम साल्ट सत्याग्रह की बात करें, तो ये आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ये आपका गुजरात से शुरू किया गया था, साबरमती आश्रम से भी शुरू किया गया था, जो कि दांडी तक गया था। 1930 में हुआ था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 12 मार्च से शुरू किया गया था। तो ये हमारा, अब चौकीदारी टैक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चौकीदारी टैक्स था क्या? चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स क्या था? ये फार्मर लोग जो होते थे, या जो भी विलेज मैन होते थे, विलेज मैन, वो विलेज में एक तरह का सिक्योरिटी के लिए आजकल के आजकल का चौकीदार ही चौकीदार उस समय भी हुआ करता था। एक तरह से पुलिसमैन बोल सकते हैं उसको हम, जो कि गांव के रक्षा के लिए रात को ड्यूटी देता था और दिन को भी ड्यूटी देता था। उसके एवज में लोगों को या फार्मर को या विलेज मैन को एक तरह का टैक्स देना पड़ता था। दैट इज कॉल्ड चौकीदारी टैक्स। समझ में आ गया चौकीदारी टैक्स क्या था? लेकिन जो पुअर फार्मर होते थे, पुअर फार्मर, वो टैक्स देने में सक्षम थे नहीं। ठीक है, तो इस पुअर फार्मर के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था, जो ठीक से खेती भी नहीं कर पाते थे, प्लांटेशन या फिर एग्री वर्क ठीक से उनका चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उनको क्या देना पड़ता था? चौकीदारी टैक्स। तो इसी साल्ट सत्याग्रह के दौरान ये लोग चौकीदारी टैक्स का खोज किए थे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाउंड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन? रीजन क्या था? मतलब श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? पहली बार इलेक्शन हुआ था 1937 में बिहार में और भी स्टेट में, जिसमें से श्री कृष्ण सिंह को यहाँ का मुख्यमंत्री चुना गया था। ठीक है, और सरकार यही चला रहे थे। तो ये किस कारण से अपोज किया था? ठीक है, निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। क्या ये गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण था? क्या ये भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण था?
राजनीतिक कैदियों की रिहाई के कारण था, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी कारण से क्या हुआ था? श्री कृष्ण सिंह रिजाइन कर दिया था असेंबली से, ठीक है। और ये कब की बात है? फरवरी 1938। तो हमारा क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो कब किया था रिजाइन। तो फरवरी 1938 में कौन थे उस समय में? श्री कृष्ण सिंह। और इस कारण से दिया गया था काउज, काउज आपका ये हो गया फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर के बारे में बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर के बारे में, ठीक है। उस समय में क्या हुआ था? बहुत सारे राजनीतिक कैदियों को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। जो भी आंदोलन करते थे, जो भी आंदोलन करते थे उसको जेल में डाल दिया गया था। तो बिहार से भी बहुत सारा पॉलिटिकल प्रिजनर था, ठीक है। तो बिहार में आपका एक नाम जो था वो फेमस था, योगेंद्र शुक्ला, योगेंद्र शुक्ला। ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे और रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है। तो इनको क्या किया गया था? अंडमान जेल में भेज दिया गया था, अंडमान जेल में भेज दिया गया था, ठीक है। और अंडमान जेल में इनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। और अंडमान का सेलुलर जेल के बारे में आपको पता ही है। तो ये बहुत इन्फ्लुएंसर और भी लोग थे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फेमस यही थे। तो जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो फिर इनको हजारीबाग लाया गया, हजारीबाग जेल में लाया गया, ठीक है। और हजारीबाग जेल से जब ये डिमांड हुआ 1938 में, जब इस्तीफा दे दिया गया, तो फिर इनको हजारीबाग जेल से भी रिलीज कर दिया गया, ठीक है। और इसी जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे बिहार में, इस सबको छोड़ने के एवज में गवर्नमेंट के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था, ठीक है, 1938 में। तो यही था हमारा पॉलिटिकल प्रिजनर का केस, ठीक है। इस समय में जो हमारा ये गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था 1937 में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, और रिजाइन किया था 15 फरवरी। डेट याद रखना, कभी कभी बीपीएससी डेट पूछ लेती है, 15 फरवरी 1938 में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? रविंद्र पाठक, बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नॉन ऑफ दी अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बत्तख मियाँ। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये कौन थे? बत्तख मियाँ थे, ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक क्या कहते हैं, पब्लिक स्पीच में उस समय के जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उनके द्वारा पब्लिक स्पीच में बत्तख मियाँ का नाम लिया गया था। और उसी के कुछ दिन बाद ये वाला एग्जाम था, और इसमें सीधा सीधा बीपीएससी ये क्वेश्चन को पिकअप कर लेती है। ऐसे ये क्वेश्चन पहले भी बीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान कौन बचाया था? तो बत्तख मियाँ। इसको याद रख लेना, फिर कभी पूछ सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बत्तख मियाँ। आप जान लेते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। गांधी जी गांधी जी भारत आए थे 1915 में। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। आने के बाद उनके जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा गांधी जी को कहा गया था आप जाइए भारत भ्रमण कीजिए। इसी दौरान में क्या हुआ था? एक सेशन हो रहा था लखनऊ में। लखनऊ में एक सेशन था। उस सेशन में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की नींव पड़ी थी, ठीक है। वहां पर एक लीडर थे बिहार से, शुक्ला जी, ठीक है। उनके द्वारा गांधी जी को क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था चंपारण में, ठीक है। चंपारण में इनवाइट किया गया, और वहां कहा गया कि आप यहाँ आकर के किसानों की स्थिति को देखिए, जो कि नील की खेती करते हैं, ठीक है, नील की खेती करते हैं, और उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, बहुत ज्यादा उनका क्या किया जाता है? एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है।
तो गांधी जी शुक्ला जी के रिक्वेस्ट पे चंपारण आए, और फिर चंपारण आने के बाद वहां वहां के किसानों से मिले। तो वहां एक रूल था, तिनकठिया सिस्टम। ठीक है, ये रूल था तिनकठिया। इसको क्या बोलते हैं? तिनकठिया। तिनकठिया सिस्टम था, जिसमें से लोगों को मजबूर किया जा सकता था, जो आप 1 बीघा में से 3 कट्ठा खेत पर आपको नील की खेती करना ही होगा। तो ये एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन था, और जबरदस्ती इनको करवाया जाता था। तो महात्मा गांधी के द्वारा पहले पहले यहीं आकर के और चंपारण में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और यहीं पर और यहीं पर इनको वहां के जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनके द्वारा इनवाइट किया गया था गांधी जी को डिनर के लिए इनवाइट किया गया था, और इसमें गांधी जी गए थे। तो यहाँ पर चीफ शेफ जो थे, चीफ शेफ खाना बनाने वाले, ये थे बत्तख मियाँ। तो बत्तख मियाँ को वहां के कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या वहां के जो भी ऑफिसर थे, उनके द्वारा कहा गया था कि आपको गांधी जी के खाने में जहर मिला देना है। ठीक है, और ये काम सौंपा गया बत्तख मियाँ को। तो गांधी जी जब आए तो बत्तख मियाँ से ये काम किया नहीं गया, और उन्होंने गांधी जी को इन्फॉर्म कर दिया, जो आप जो खाना खा रहे हैं या आप जो पीने वाले हैं, उसमें जहर मिला हुआ है। उसी समय गांधी जी के आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने खाना छोड़ करके आ गया, और बत्तख मियाँ भी रोने लगे थे। तो ये था कहानी। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो रही है। क्या ये श्री कृष्ण सिंह थे? क्या ये स्वामी विद्यानंद थे? क्या ये राजकुमार शुक्ल थे? उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो हमारा आंसर है इसमें क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार में किसानों की अगुवाई जो की थी, ये थे स्वामी विद्यानंद। ये दरभंगा से थे, और इन्होंने ही लीड किया था इस समय में। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, एनसीएम, ये जो पास किया गया था, ये आपका नागपुर सेशन में किया गया था। नागपुर सेशन में पास किया गया था, और नागपुर सेशन कब हुआ था? 1920 में। ये कांग्रेस का सेशन था, अ, जो कि पास किया गया था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का पूरे इंडिया में। ये आपका 1920 में क्यों किया गया था, और इसको जो बिहार में लीड कर रहे थे, ये कर रहे थे स्वामी विद्यानंद, जो कि दरभंगा से थे। ठीक है, और इसमें बहुत सारा डिक्लेरेशन किया गया था, जो क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, अगर अबाउट की बात करें, इसमें ये कहा गया था जो चरखा का यूज करना है, स्वदेशी का यूज करना है, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करना है, स्वराज का डिमांड था। यही सब था, और भी बहुत लोग कुछ था। अनटचेबिलिटी के ऊपर भी बात किया गया था। अनटचेबिलिटी का एरेडिकेशन होना था। तो क्या क्या हम लोग देखें? चरखा, स्वदेशी, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट, स्वराज का डिमांड, और अनटचेबिलिटी को एरेडिकेट करना था। और ये आंदोलन जो है, ये 5 फरवरी 1922 को गांधी जी को वापस लेना पड़ा था। क्यों वापस लेना पड़ा था? चौरा चौरी है एक गोरखपुर में, चौरा चौरी एक जगह है, प्लेस है, ये आपका गोरखपुर में है। यहीं पर क्या हो गया था, कुछ लोगों के द्वारा थाना में, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। ठीक है, जिसके द्वारा गांधी जी चूंकि नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, अगर इस आंदोलन में वायलेंस का प्रवेश हो गया, एंट्री हो गया, तो फिर इस आंदोलन को रद्द करना पड़ा था। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार, सॉरी, Swadeshi and boycott were adopted as the method of struggle for the first time during the Home Rule movement, visit of the Simon Commission to India, partition of Bengal, more than one of the above, none of the above. तो ये कब अपनाया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल में। बंगाल विभाजन में सबसे पहले क्या किया गया था? स्वदेशी अपनाया गया था। अब देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? पार्टीशन ये हुआ था आपको 1905 में। क्यों विभाजन किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा ये कहा गया था इसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, ये बहाना दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो गया तो ये पहले बंगाल जो हुआ करता था आपका, इसमें ये आसाम वाला पार्ट आता था, अभी का बांग्लादेश, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इतना बड़ा था बंगाल। ठीक है, तो ये बांग्लादेश को कहा जाता था ईस्ट बंगाल, और कुछ इसमें आसाम का पार्ट भी था, और ये वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा मिला करके वेस्ट बंगाल होता था। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा बहाना बनाया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, और इस समय जो वायसराय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, और जब बंगाल का विभाजन किया गया तो लोगों के सेंटिमेंट्स में जबरदस्त चेंजिंग हुआ। वननेस का जो भावना था इस पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा, तो इसमें बहुत सारे लीडर खुल करके आए थे। तो इनमें जो स्वदेशी का जो लीड कर रहे थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा बहुत सारा पोएम, म्यूजिक, पेंटिंग्स और बहुत सारा चीज किया गया जो कि स्वदेशी को और स्वराज का डिमांड कर रहा था। ठीक है, तो ये इसको लीड कौन कर रहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, एक बार हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। इसका कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ था इसका? ये पूरे इंडिया में फैल गया स्वदेशी वाला। जैसे महाराष्ट्र, पंजाब एंड अदर स्टेट्स में भी ये भावना जो है वननेस वाला बंगाल से स्टार्ट हुआ और पूरे इंडिया में फैल गया। और इसमें ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस लीडर्स इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। ठीक है, बंगाल से निकला और सब जगह फैल गया लगभग लगभग। तो इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी नाम दिया गया था बंगाल में, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लीड किया जा रहा था। इसमें बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया गया और कॉलोनीज को चैलेंज किया गया था, ब्रिटिश कॉलोनीज को। कॉलोनिस्ट को चैलेंज किया गया था, और इसमें एक नारा दिया गया था, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला तो वननेस को ही डिनोट कर रहा था, जो कि आगे चल करके नेशनल एंथम बन गया। नेशनल एंथम बन गया बांग्लादेश का। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला है हमारा, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज अनफ्लोर्ड बाय। 1906 में आयोजित भारतीय कांग्रेस के आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो पहले हमको ये देखना होगा जो
कांग्रेस का 1906 में सॉरी 1906 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसमें जो स्वराज का झंडा उठाया गया था, ये किसके द्वारा उठाया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही इस कलकत्ता सेशन के चेयरमैन थे। चेयरमैन थे और इनको लीड कर रहे थे। तो फ्लैग भी अनफ्लर्ड किया जाएगा किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और कांग्रेस का सेशन था जो कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हो रहा था। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट सेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सेशन के बारे में देख लेते हैं। अगर हम कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता की बात करें तो एक सेशन यहाँ पर हुआ था 1896 में। इसको लीड चेयरमैन थे इसके रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, इसमें जो है हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग है, ये आपका गाया गया था वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम गाया गया था। तो कलकत्ता सेशन 1896, चेयरमैन कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। और इसी समय में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था। अगर हम बनारस की बात करें, बनारस की बात अगर हम करें तो ये हुआ था आपका 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय में। इसके चेयरमैन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले थे। और इस समय में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में एक रिजनमेंट किया गया था। ठीक है, और अगर फिर कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता में फिर हुआ था 1906 में, जो कि हम लोग अभी देख ही रहे थे। इसको कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। और इसमें पहली बार जो वर्ड है, दी वर्ड स्वराज, ये यूज किया गया था। वर्ड स्वराज को यूज किया गया था और मेंशन किया गया था पहली बार। उसके बाद अगर हम चले सूरत की बात करते हैं, सूरत, तो ये हुआ था आपका 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। इसमें क्या हुआ था? स्प्लिट, कांग्रेस का हुआ था स्प्लिट दो में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल, मॉडरेट में राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू ईटीसी। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर का सेशन हुआ था 1909 में। यहाँ पर क्या हुआ था लाहौर सेशन में? इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और यहाँ पर हुआ क्या था? सेपरेट इलेक्शन, सेपरेट इलेक्शन जो हो रहा था इलेक्टोरेट को लेकर के, इसको क्या किया गया था? जो कि रिलीजन के ऊपर बेस्ड था, इसका अपोज किया गया था। ठीक है, इसका अपोज किया गया था, जो कि रखा गया था कब? इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जो लाया गया था, इसको अपोज किया गया था। लाहौर का 1909 का। इसके चेयरमैन कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगर एक सेशन की और हम अगर बात करें तो कलकत्ता में एक सेशन हुआ था 1911 में। इसके चेयरमैन कौन थे? बिशन बिशन नारायण धर। और इसमें क्या हुआ था? पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था। नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, जन गण मन को गाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, कलकत्ता सेशन 1911।
बिशन नारायण धर नेशनल एंथम जनगण मन को गाया गया था। एक सेशन के बारे में और हम लोग देख लेते हैं, लखनऊ सेशन के बारे में। लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में। इसके कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार थे, और यहीं से शुक्ला जी मिले थे गांधी जी को, ठीक है, राजकुमार शुक्ल और अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है ये री रीयूनाइटेड हो गए थे, रीयूनाइटेड हो गए थे लखनऊ पैक्ट के द्वारा। ये जितना भी मैंने कांग्रेस सेशन के बारे में बताया, ये सारा इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लखनऊ सेशन 1916, चेयरमैन अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था और यहीं से राजकुमार शुक्ल गांधी जी को मिले थे और चंपारण लेके आए थे, और यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फिर रीयूनाइटेड हो गए थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ए पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड in the Indian states ruled by the Indian ruler such as Kashmir, Nizam Hyderabad, Travancore, etc. was Swaraj movement, State People's movement, Prajamandal movement, more than one of the above, none of the। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर सरकार आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम था मतलब उसका? प्रजामंडल आंदोलन। अब देखिए ये प्रजामंडल आंदोलन क्या था, ठीक है, जितने भी कांग्रेस के लोग थे, जितने भी क्या थे? कांग्रेस के लोग थे, उसके द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। इसको नाम दिया गया था ऑल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये एक ग्रुप था, ठीक है, इसके द्वारा ही शुरू किया गया था। ये 1920 के दशक में शुरू हुआ था प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था, पार्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और इसमें जो भी लोग मतलब रियासत में रहते थे, ठीक है, रियासत मतलब प्रिंसली स्टेट, रियासत में रहते थे, उन सब लोगों को जो राजा हुआ करते थे उसको यूनाइट किया गया था, ठीक है, यूनाइट करके। और फिर जैसे ये लोग हो गए, कश्मीर हो गए, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर, ये सब जो प्रिंसली स्टेट्स है इसको यूनाइट किया गया था। और यूनाइट करके स्वराज के लिए जो हमारा ही शासन होगा, ब्रिटिश का शासन नहीं होगा, यहाँ के जो लोकल राजा होंगे उसी के द्वारा शासन किया जाएगा। तो इसको लेकर के एक संगठन बनाया गया था और फिर इसको स्प्रेड आउट किया गया था सब जगह। तो इसी को कहा जाता है प्रजामंडल आंदोलन। एक पहले प्रजामंडल परिषद भी बनाया गया था, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ काम करता था। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो मिडिल ऑर्डर फैमिली, अर्बन भी लोग थे, इन दोनों ने मिलकर के इसको संगठित किया गया था और फिर शुरू किया गया था, ठीक है। तो इतना हम लोग जान लिए हैं। ये जन आंदोलन ही था एक तरह का, जो कि प्रिंसली स्टेट्स के शासन के लिए शुरू किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट, डेट याद रखना है, 1920 में शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरा चौरी घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए। गांधी जी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। बोले कथन सही नहीं है, ठीक है, नोट करेक्ट। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन द ईयर 1921, यही बात गलत है, ठीक है। इनको अरेस्ट जो किया गया था ये 1922 में किया गया था। कब किया गया था अरेस्ट? 1922 में, मार्च में अरेस्ट किया गया था। तो यही हमारा आंसर हो गया, आंसर हमारा यही हो गया। बाद बाकी ये दोनों बात सही है। गांधी जी withdrew from the non cooperation movement due to चौरा चौरी इंसिडेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं हम चौरा चौरी इंसिडेंट क्या था। गांधी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब स्टेबलाइजेशन हुआ था 1916 में, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा गांधी जी को इनवाइट किया गया था उद्घाटन समारोह में। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी पूछ चुका है। ठीक है, जो गांधी जी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो गांधी जी का पहला सार्वजनिक बड़ा भाषण जो है वो कहाँ हुआ था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा इनवाइट किया गया था इनको। इनको गिरफ्तार कब किया गया था गांधी जी को? मार्च 1922 में। ठीक है, और ये एनसीएम के बाद ही ठीक गिरफ्तार किया गया था। इनको 6 साल का सजा भी दिया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? क्या ये जमींदार था, क्या ये कॉमरेड था, क्या ये अल हिलाल था, या कोई नहीं था, ये या एक से अधिक था? तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार पूछ चुका है ये, अल हिलाल। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आप लोग जरूर से देखें। मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री का कम से कम यहीं से आपको मिल जाएगा। तो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा जो पत्रिका का किया गया था ये कौन सा था? अल हिलाल। अल हिलाल जो था आपका, ये किस लिए लाया गया था? कभी कभी ये भी पूछ देता है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लाया गया था। इसमें हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर बात किया जाता है। अगर हम अब्दुल कलाम आजाद के बारे में बात करेंगे, ये सबसे यंगेस्ट यंगेस्ट अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और 1923 में 1923 में सबसे पहले ये भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सबसे कम उम्र में। फिर 1940 से लेकर के 1945 तक सबसे लंबे समय तक ही अध्यक्ष यही रहे थे। तो दो फैक्ट जान लिए, सबसे यंगेस्ट और सबसे ज्यादा दिन तक 1940 से 45 तक ये अध्यक्ष रहे थे अब्दुल कलाम। ठीक है, और ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ये भी क्लियर हो गया। 3 बात याद रखना है। ये एजुकेशन मिनिस्टर भी थे भारत के पहले, सबसे यंगेस्ट चेयरमैन भी थे, अध्यक्ष थे 1923 में, और 1940 से 45 तक ये अध्यक्ष रहे थे सबसे लंबे समय तक। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो पहला है, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद प्रशासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करने। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों की उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। क्वेश्चन है हमारा, हु डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना, इंडिया टुवर्ड द एंड ऑफ द 19। नेशनलिज्म होता क्या है? ट्रू लव्ड टुवर्ड्स योर ओन कंट्री और फीलिंग्स, यही क्या होता है? नेशनल, अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है। ठीक है, अफेक्शन जो होता है वही क्या होता है? नेशनलिज्म होता है। और 19th सेंचुरी में ये बात कर रहा है जो किस चीज के लिए बात किया गया था? तो ये आपका ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों का आग्रह, ये बात भी सही है। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद प्रशासन करने में असमर्थ, ये बात भी कहा गया था। और भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों की उपलब्धियों पर गर्व करने का, ये बात भी सही। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से? एक से अधिक। अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप नहीं भी जान रहे हैं और देख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सारा का सारा क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और एक भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। तो हम अनुभव के आधार पर भी ये सारे स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म ये नेशनलिज्म अपने आप में ये क्या है? पॉजिटिव टर्म है। तो इसका स्टेटमेंट भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी स्टेटमेंट है सारा का सारा पॉजिटिव है, तो इससे हम आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ बात कर रहा है, ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट।
The council election were boycott even by the Justice Party of Madras. Thousands of students left government-controlled schools. Headmasters and teachers resigned and lawyer give up their practices. इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2। यही दोनों बात जो क्या है, सही नहीं है, नोट करेक्ट है। ये बात तो सही था, ये बात क्या था, सही था। हजारों छात्र ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधान अध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। ये गलत क्यों है? आंदोलन में केवल उच्च जाति, केवल वर्ड पहले भी बता चुके हैं, ओनली लगा हुआ है यहाँ। केवल उच्च जाति ही भाग क्यों लेगा, अमीर ही भाग क्यों लेगा? पुअर भी भाग लिया था यहाँ पर और मिडिल क्लास भी भाग लिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस तरह से गलत हो गया। और यहाँ पर चूंकि शहरों में गरीब लोग भी तो रहते हैं और मिडिल क्लास भी रहते थे, केवल उच्च जाति भाग नहीं लिया था, सारा जाति भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था। ये स्टेटमेंट उल्टा दे दिया गया है। ठीक है, बहिष्कार नहीं किया गया था, ऊपर से सपोर्ट किया गया था। ठीक है, बाइकआउट नहीं किया गया था, सपोर्ट किया गया था, इसमें भाग लिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट इस तरह से हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, जो कि हमारा आंसर सही नहीं है। तो 1 और 2 हमारा सही नहीं है, तीसरा सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 और 2। यही दोनों दोनों स्टेटमेंट सही था। ये असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था, ये खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 में जो शुरू हुआ था, बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था एनसीए में। 1922 तक चला था, 1919 से 22। ये पहले खिलाफत के रूप में शुरू हुआ, फिर गांधी जी खिलाफत को सपोर्ट कर रहे थे और फिर बाद में एनसीएम में इसको मर्ज किया गया था। ये एक गांधीवादी आंदोलन था, गांधीवादी मूवमेंट था। इसमें हजारों छात्र छात्राओं के द्वारा स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया गया था और इसमें फार्मर्स लोग भी भाग लिया था, फार्मर्स लोग ज्यादा भाग लिया था। ठीक है, और मिडिल ऑर्डर फैमिली भी था इसमें। और इसमें एक चीज और फैक्ट है, वीमेन मतलब बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में भाग ली थी। विमेन के द्वारा बड़े पैमाने पर इसी आंदोलन में पहली बार देखा गया था, जो भाग लिया था विमेन के द्वारा। जितनी जितनी भी मुस्लिम महिलाएं थे वो भी शामिल थी और हिंदू महिलाएं भी शामिल थी और लगभग सभी धर्मों की महिलाएं इसमें शामिल थी और पर्दा प्रथा को छोड़ करके सीधा सीधा रोड पे आई थी। तो विमेन का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था इसमें। और जहां तक अगर हम जस्टिस पार्टी की बात करते हैं, जस्टिस पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये मद्रास बेस्ड था, मद्रास बेस्ड था। ये साउथ इंडिया का साउथ इंडियन लिबरेशन लिबरेशन फेडरेशन कहा गया था। ये एक पॉलिटिकल पार्टी था, ये एक पॉलिटिकल पार्टी था। और असहयोग आंदोलन में जस्टिस पार्टी ने अपील नहीं किया था। ठीक है, अपील नहीं किया था, जहां तक सपोर्ट ही किया होगा अगर अपील नहीं किया था। तो यही से हमारा स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है। ठीक है, और मेन क्या है, ये जस्टिस पार्टी जो थी ये ब्राह्मणिज्म कल्चर को सपोर्ट करता था। ठीक है, चलते हम लोग आगे। इसीलिए गांधी जी से इनका विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने जिससे वो अ, ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। और यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो कौन है? वो एक ही थे, बाबा रामचंद्र। इसका आंसर कौन है जाएगा? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे ये अवध में एक्टिव थे,
ये एक तो क्या हुआ, फिजी में ये काम करते थे, गिरमिटिया मजदूर मतलब उस समय हुआ करता था, वही बन करके लोग जाता था इंडियन ओवरसीज में, मतलब देश से बाहर, फिजी में, सूरीनाम में, गुयाना में, फ्रेंच गुयाना में, यहाँ लोग काम करते थे। ये क्या करते थे, अपने पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के हम चलते थे और श्रोताओं को छंद सुनाते थे। ये कहाँ एक्टिव थे, अवध में। इनसे जवाहर लाल नेहरू भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इनसे मिले भी थे। और अवध किसान सभा भी मिल करके बनाया था बाबा रामचंद्र के साथ मिल करके। बाबा रामचंद्र जो एक्टिव थे, ये कब एक्टिव थे, 1920-30 के आसपास में ये बहुत ज्यादा एक्टिव थे। ये जमींदारों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ये बहुत ज्यादा मुखर रूप से बोलते थे। और असहयोग आंदोलन जो है गांव तक भी फैल गया था, और इसमें बाबा रामचंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान था। बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक एफर्ट किया गया था, और बताए अवध किसान सभा, इसका स्टेबलाइजेशन किया गया था अक्टूबर 1920। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछ ले तो आपका आंसर क्या करना है, अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा बनाया गया था बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से।